जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। मेरा जो बुक है 12th क्लास फिजिक्स का फिजिक्स एग्ज़ाम, उसमें से 3rd मॉड्यूल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका सेकंड पार्ट में हम लोग सेक्शन डी एंड ई डिस्कस करेंगे। सो ये 3rd प्रैक्टिस पेपर है। तो आप लोग, मैंने जो 10 पेपर बनाया, 10 का 10 पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे। जिधर जो नहीं है समझ में आता है वो मेरा वीडियो देखेंगे, ताकि इस 10 पेपर अगर आपने किया कंप्लीट तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम हेल्प होगा। क्योंकि 10 पेपर में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। इसके लिए एक भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। 10 का 10 पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये डी एंड ई क्वेश्चन सेक्शन, इसमें डी सेक्शन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इधर एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ये पैराग्राफ मैं अभी रीड नहीं करूँगा। ये पैराग्राफ रिलेट कर रहे हैं जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में इधर कई पॉइंट्स लिखा है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, डिप्लेशन लेयर। तो ये सारी चीज़ आप लोग इधर से देख लेंगे, रीड करेंगे एग्जाम में और क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन पे जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल ऑफ अ डिप्लेशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज। मिडल में रिवर्स बायस डायोड, जब पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस होगा तो मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। What is the charge on p-type charge? What is the charge on p-type semiconductor? p-type semiconductor में चार्ज कितना होगा? कोई चार्ज नहीं होगा p-type semiconductor में, क्योंकि p-type semiconductor इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। n-type semiconductor में भी कोई चार्ज नहीं होगा। n-type semiconductor इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये ध्यान में रखना। नहीं तो आप लोग ये बोलेंगे पी टाइप मतलब उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, होल्स होंगे, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दोनों, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल डायोड इज वन हुज रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग इज 0 है। ये 0 है, डैश डैश की जगह पे 0, ओके। एंड रिवर्स बायस इज इंफिनिटी है। तो इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर दिया। एक्चुअली इधर ये नहीं आना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये 0 एंड इंफिनिटी इसका आंसर है। डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? फॉरवर्ड बायस में ये याद रखना, फॉरवर्ड बायस वर्ड यूज किया तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, क्योंकि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन है, ओके, फॉरवर्ड बायस में। तो ये आंसर गलत है इधर। ये फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस? पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कहाँ होगा ये ध्यान देने के लिए, और फॉरवर्ड बायस कहाँ होगा ये ध्यान देने के लिए याद रखना। जब भी ऐसा डायग्राम आपके सामने आता है, देन यू फाइंड आउट पी टाइप में जो भी वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, एन टाइप में वोल्टेज कम होना चाहिए। एन टाइप है, एन टाइप में वोल्टेज कम होना चाहिए। इधर देखो -5, पी टाइप में -5 है एंड एन टाइप में -12 वोल्ट है। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इधर -10 है और इधर 0 है। पी टाइप में 0 है और ये -10 है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। इधर क्या हो रहा है, पी टाइप में 0 है, एन टाइप में प्लस है, तो एन टाइप में ज़्यादा वोल्टेज हो गया, ये रिवर्स बायस है। इधर पी टाइप में 10 है, एन टाइप में 5 है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो इधर क्वेश्चन क्या पूछा, रिवर्स बायस कौन सा है? रिवर्स बायस का ऑप्शन है सी। सेकेंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में दिया। मैं ये पूरा रीड नहीं करूँगा पैराग्राफ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में लिखा है इधर। सो इसमें पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए क्या कंडीशन होगा मैग्नीफाइंग पावर उसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करने के लिए? तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बोल देता हूँ, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ये मैंने इधर टेलीस्कोप बना रहा हूँ, ये छोटा ये हम लोग ऐसे टेलीस्कोप समझ लो। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज होना चाहिए। सेकंड, एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल होना चाहिए टू मैक्सिमाइज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अबव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका लेंथ, इनका लेंथ क्या होगा? इधर दिख रहे FO प्लस FE, लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, FO प्लस FE। An astronomical telescope of magnifying power of 9 consists of the two thin lenses 40 cm apart in a normal adjustment. Find the focal lengths of lenses. पहले क्या दिए? FO प्लस FE, टोटल डिस्टेंस दिए 40 सेंटीमीटर। देन मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट FO अपॉन FE होता है। मैग्नीफाइंग पावर दिया 9, FO इज इक्वल टू 9 FE। तो ये वैल्यू हम लोग लेंथ में पुट करेंगे। FO की जगह 9 FE प्लस FE इज इक्वल टू 40। देन 10 FE इज इक्वल टू 40, FE इज इक्वल टू 4। FE 4 मिल गया तो इधर 4 पुट करो तो FO क्या मिलेगा आपको? 36 सेंटीमीटर। इधर देखो, इधर कंडीशन क्लियरली पता चल रहा है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 36 तो लार्ज होना चाहिए, इधर लार्ज है, अच्छा मैग्निफिकेशन के लिए। और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दैट इज 4, इसका आंसर 4 मिला, तो इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ मैग्नीफाइंग पावर 12, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 240 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन फॉर द फोर्थ वन, a lens which collects image at the back of telescope, that is called as a objective lens. Now section D, D नहीं है, ये सेक्शन E है, लास्ट सेक्शन है, ये सेक्शन E है। सेक्शन E में 5 मार्क क्वेश्चन है, ये सेक्शन छोड़ना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स इसी में कवर हो जाएगा आपका। 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स होगा, तो तीनों क्वेश्चन में तीनों के लिए और क्वेश्चन है। ओके, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन का चांसेस इधर ज़्यादा है। तो पहला A और B के पार्ट में क्वेश्चन है। ए पार्ट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क, हम लोग सिर्फ टॉर्क देखते हैं, फोर्स भूल जाते हैं। फोर्स एंड टॉर्क दोनों को आपको डेरिवेशन करना है। एंड व्हेन इट इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नाउ कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में लिखना है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ E in such a way that its dipole moment P makes an angle theta with the direction of E. The charge of a dipole are minus Q and plus Q at separation 2L, कहीं बुक में 2A भी दिया है। The dipole moment of the electric dipole P is equal to 2QL लिखो, नहीं तो 2QA लिखो अगर ये लिया तो।
तो डायपोल इधर डायग्राम बनाया, इसमें दो फोर्स लगे F1 एंड F2, ये ऐसा कुछ एंगल बना के हमने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. देन F1 is a force in this direction and F2 is a force in this direction. Then first of all we write the F1 at positive charge, F1 is equal to QE, and F2 at a negative charge, that is equal to, again that is a QE, but in the opposite direction. Otherwise you directly write the F2 is equal to minus QE. Then net force acting on a dipole is equal to F1 minus F2, that is equal to 0. This is a derivation of force acting on a dipole in an uniform electric field. Now torque, total force is 0. So about torque, this is a perpendicular distance and one force is this side and other force is opposite to this. Then this is perpendicular distance. From this diagram, this theta is there. Then this NB is equal to 2L sin theta. So now one force into perpendicular distance is equal to torque. So now torque, the forces F1 and F2 form a couple which tends to rotate and align the dipole along the direction of electric field. This couple is called as a torque and is denoted by tau. ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो. टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू QE and Bn is a perpendicular distance in this figure. Then Bn is equal to 2L sin theta. Okay, so 2L sin theta लिख दिया. Q 2L is equal to मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह P लिख दिया और E sin थीटा. सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा. sin थीटा होगा तो O क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके लिए हम वेक्टर फॉर्म में उसको ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार. तो इधर दो केस से मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा. सो मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. अगर ये डाइपोल ऐसा रहेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ E, then angle between them is equal to 0, then the torque is minimum. Torque is equal to 0. When theta is equal to 90, then P sin 90 is equal to P, then torque is maximum. उसका B पार्ट है 2 मार्क के लिए. What happens if the field is non-uniform? अगर इधर फील्ड यूनिफॉर्म बोला है तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा. जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, इन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, द नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो. नेट फोर्स कम ज़्यादा होगा, that is not zero. There will be translatory motion of the dipole. Also, net torque acts on the dipole, which depends on the location of dipole in the non-uniform field. Then now torque is equal to P, tau bar is equal to P bar cross E bar. ये R is the position दिया उनका, represent position vector of the center of dipole. इधर नॉन, एक चीज याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म में जब यूज करते हैं तब फोर्स जीरो नहीं होगा, ये बताना है आपको. और सी पार्ट दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P, मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, एंड एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ P, मतलब मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इधर डायग्राम से समझाया. When E is parallel to P, the dipole has a net force in the direction of increasing field. Increasing field के डायरेक्शन में होगा. Okay. So when the E is anti-parallel to P, then the net force on the dipole is in the direction of decreasing field. In general, force depend upon the orientation of P with respect to E. इधर देखो
इधर एंटी पैरेलल में डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इस तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड ही है, ओके, एंड फोर्स ऑन क्यू इज अ राइट साइड. So पॉजिटिव क्यू इज अ राइट साइड एंड नेगेटिव क्यू इज अ लेफ्ट साइड. सो एंटी पैरेलल में क्या हो रहा है, इधर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ अ फील्ड. फील्ड जहाँ से डिक्रीज हो रहे तो उस तरह रहेगा. और सेकंड ये पैरेलल अगर होगा तो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा फील्ड इंक्रीजिंग. फील्ड कौन सा डायरेक्शन से इंक्रीज हो रहा है, उधर होगा नेट फोर्स. ये देखो इधर फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और नेट फोर्स का भी डायरेक्शन इधर है. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है और नेट फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है एंटी पैरेलल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस पूरा क्वेश्चन का और क्वेश्चन है, represent graphically the variation of electric field with the distance, charged spherical cell and for a uniformly charged plane sheet. तो चार्ज स्पेरिकल सेल के लिए, स्पेरिकल सेल तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया, चार्ज स्पीयर किया था. तो चार्ज स्पेयर के लिए इधर अंदर भी ऐसा लाइन था, इधर ऐसा. ये चार्ज स्पेरिकल सेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एंड प्लेन सीट के लिए कांस्टेंट रहेगा ऐसा, ये इज कांस्टेंट, जैसे डिस्टेंस वगैरह ये कांस्टेंट रहेगा. नाउ सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, और 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने का चांस है. तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखो. पहला क्या है, चार्ज कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड, कनेक्ट किया हम लोगों ने 200 वोल्ट को, फिर डिस्कनेक्ट किया, फिर अनचार्ज उसको कनेक्ट किया. देखिए फॉर्मूला क्या है इसके लिए, एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, 1/2 C1V1². तो ये फॉर्मूला से ये मिल गया 12 × 10⁻⁻6 जूल. नो, फिर अंदर अनचार्ज कैपेसिटर C2 इज कनेक्टेड अक्रॉस द C1, देन द कॉमन पोटेंशियल. तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कनेक्टेड अक्रॉस बोला तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, P = Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2. Q1 = C1 पता है, Q2 उधर अनचार्ज है तो पोटेंशियल नहीं होगा तो 0 हो गया, डिवाइड बाई C1 + C2. तो ये हो गया C1V1 डिवाइड बाई C1 + C2. तो ये हमें मिल गया वोल्टेज. उस टाइम में वोल्टेज कितना मिला हमें, 100 वोल्ट. पहला वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट. सो ये 100 वोल्ट यूज करके फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल दो. 1/2 C1 + C2 विद इन ब्रैकेट C1 + C2 इंटू V². तो C1 + C2 में 600 + 600 पिकोफैरेड है, 10⁻⁻12 लिखना है, इंटू फिर पोटेंशियल स्क्वायर, then 6 × 10⁻⁻6 joule. So the lost energy is equal to U initial minus U final. Answer is 6 × 10⁻⁻6 joule. Question number 32. Draw a circuit diagram showing the balancing of Wheatstone bridge. Use Kirchhoff's rules to obtain the balance condition in terms of resistances of 4 arms of Wheatstone bridge. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट डायग्राम बना दो उसका. ये डेरिवेशन है R1/R2 = R3/R4 प्रूव कर दो, नहीं तो इधर मैंने रेजिस्टेंस P या Q दिया है और R और S दिया है. P/Q = R/S ऐसा प्रूव करो. ये ऊपर वाला इसको ये डिवाइड करेंगे और इसको ये डिवाइड करेंगे इक्वल.
ये डायग्राम है, 4 रेजिस्टेंस अच्छे तरह दिखाना है और अंदर दिस ए एंड सी कनेक्टेड टू बैटरी एंड बी एंड डी, इन बिटवीन बी एंड डी कनेक्ट द गैलोमीटर। तो इसका बैलेंस कंडीशन क्या होता है, व्हेन IG 0 दैट टाइम P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। 2 लूप लेंगे, फर्स्ट लूप ये लेंगे, सेकेंड लूप ये लेंगे। ओके, सो नाउ अच्छे से एक्सप्लेन करो डायग्राम। द सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सटेंड ब्रिज इज शोन इन फिगर। P, Q, R एंड S, इधर आप R1, R2, R3, R4 लिख सकते हैं। R4 रेजिस्टेंस forming a closed bridge. A battery is connected across A and C, while a galvanometer is connected between B and D. When the bridge is balanced, there is no current in galvanometer, so Ig is equal to 0. Let the current flowing in the circuit in the balanced condition be I. This current on reaching point A is divided into 2 parts, I1 and I2. Here, इधर से I1 and I2 divided होगा. As there is no current in a galvanometer in a balanced condition, the current in resistance P and Q is same. इधर करंट कुछ भी नहीं जा रहा है तो इधर I1 है तो Q की तरफ भी I1 है रहेगा. And in case of resistance R2 R and S, they are also same current I2. Applying Kirchhoff's second law, loop law, for closed circuit A B D A B D A. सो आपको एक मैं इधर रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। करंट का डायरेक्शन में अगर जा रहे हम लोग माइनस लेंगे, ये हम लोग अभी हमारा A टू B जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इसको माइनस लेंगे, उसका जो भी पोटेंशियल है, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जा रहे इधर E टू B जा रहे तो माइनस I1P, और इधर IG 0 हो गया, IG 0। फिर इधर से हम करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट तो नीचे आ रहे हैं तो हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, D टू E जा रहे हैं। सो दैट इज प्लस I2R इज इक्वल टू 0, सो दैट I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड लूप BCDB, करंट का डायरेक्शन यू टेक माइनस I1Q, माइनस लिख रहे हैं माइनस I1Q, एंड करंट का अपोजिट डायरेक्शन प्लस I2S इज इक्वल टू प्लस जी, इधर जो G से करंट 0 है, IG 0 मतलब उधर 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, माइनस I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0, then I1Q is equal to I2S. Dividing equation 1 by 2 और 2 by 1, इक्वेशन 2 को by 1 से डिवाइड करो, नहीं तो 1 को 2 से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। सो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये 3 मार्क के लिए। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी इन द सर्किट। इधर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। ये आपको दिख रहा है, ये सेम डायग्राम ऐसा ही है, इधर जो दिख रहा है ऐसा दिख रहा है डायग्राम। तो इसका जो मिडल पॉइंट है, जो G दिख रहा है ना, G का पार्ट मान लो ये है, ये वाला पार्ट है, इधर 2 रेजिस्टेंस है, इधर 2 रेजिस्टेंस है। अगर वैल्यू P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S आता है तो इधर से करंट फ्लो होगा नहीं है, ये कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये IG मान लो। देखो होता है कि नहीं, 10 अपॉन 5 करो और 5 अपॉन 10 करो, 5 अपॉन 10 के तो 1/2 आया, 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू वो भी 1/2 आया, मतलब ये बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन होगा तो इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, BC से करंट फ्लो नहीं होगा। वही BC इधर दिख रहे, देखो BC किसी कहते हैं, BD दे, नाउ वो डायग्राम ऐसे बन गया।
then 5/10 and here 10/20. तो बैलेंस हो गया कंडीशन, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, इसको निकाल दो। अभी बन गई ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज, 5 + 10 करो 15 हो गया। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज 10 + 20 30 हो गया, और इनको साथ ये पैरेलल है, फिर पैरेलल का फॉर्मूला यूज करो। ये हो गया 30, ये हो गया 15, सो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करो तो रेजिस्टेंस मिलेगा 10 एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स बोला है इधर। करंट के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गए और वोल्टेज हमारे पास है पोटेंशियल, तो V/R करो, देन करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इसका और क्वेश्चन है कंप्लीट, ओ 5 मार्क के लिए और क्वेश्चन। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट versus voltage in an electrolyte when an external resistance is also connected। तो सिंपल ग्राफ है I and V, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। The graph between resistance R and temperature T for Hg is as shown in figure। Explain the behavior of Hg near 4K। 4K में Hg का रेजिस्टेंस कितना है, देखो इधर 4K टेम्परेचर है, Hg का रेजिस्टेंस 0 है। 0 रेजिस्टेंस मतलब मटेरियल कैसा होता है, सुपर कंडक्टर। सो फॉर here at 4K the temperature resistance, 4K temperature, the resistance of Hg becomes 0, which is the characteristics shown by superconductor। So we can say that Hg behave as a superconductor at the temperature 4K। उसका और एक पार्ट है C। 2 electric bulbs have the following specification: 100 watt at 220 volt and 1000 watt at 220 volt। एक 100 watt का है बल्ब है, एक 1000 watt है। Which bulb has a higher resistance? What is the ratio of their resistances? So formula we know that R equal to V/I, और वो हम लोग P के फॉर्म में लिखेंगे। P के फॉर्मूला I की जगह इसमें VI करो, VI इधर V से मल्टीप्लाई V से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर हो जाएगा। VI इज इक्वल टू P होता है, रेजिस्टेंस P को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, इधर पावर किसका ज़्यादा है, इसका है, तो रेजिस्टेंस कम। और इनका रेशियो निकालो, R1/R2 इज इक्वल टू P2/P1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो 1000/100 इज इक्वल टू 10/1। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का 33। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। सेम साइज कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो सेम साइज इमेज मिलेगा, वैसा डायग्राम हमें बनाना है। और रियल इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। यूजिंग दिस रे डायग्राम एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। U, V एंड F का रिलेशन मतलब थिन लेंस फॉर्मूला है। ये थिन लेंस फॉर्मूला में ब्रैकेट में दे, एग्जाम ऐसे नहीं देंगे, तो ये थिन लेंस फॉर्मूला है और उसका डायग्राम बनाना है। चलो थिन लेंस फार्मूला का डेरिवेशन करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो पहला डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखना है, 3-4 लाइन। रे डायग्राम फॉर थिन लेंस फार्मूला इज एज शोन इन फिगर। Suppose an object AB is placed of a finite size is placed normally to the principal axis on the thin lens. Ray AP starting from E parallel to the principal axis. After refracting through the lens, passing through the second focus, इधर से आएगा F, under AC directed towards the optical center, secondary optical center से जा रहा है of the lens, go straight undeviated. Both the rays meet at point A dash, and thus A dash is a real image of E. Perpendicular A dash B dash drop from E dash on the principal axis is the whole image of the AB. Let the distance of AB is equal to U from the lens.
and image distance is v and focal length of lens is f. इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये बहुत सिंपल है, याद रखना। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में दोनों जगह मैंने एक ही रूल यूज किया। मिरर फार्मूला कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। लेंस फार्मूला देखो, इधर ये डायग्राम बनाओ अच्छे से। बनाने के बाद आप ए टू बी लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ए ऊपर लिखो बी नीचे लिखो। फिर इधर बी के साथ ही बी डैश आएगा और ए डैश नीचे जाएगा, ठीक है। अभी दो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, फिर ए डैश बी डैश सी। तो इसका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, देन बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। सिंपल है, ऐसे ही करो। और डायग्राम को देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही करना आपको। सेकेंड पी सी एफ, पी सी एफ, पी सी एफ कहाँ है आपका? पी एफ इधर है ना, पी सी एफ। अगर हम लोग ऐसे ले लिया पी सी एफ, ओके। तो एंड ई डैश बी डैश एफ, ई डैश बी डैश एफ, ये लिखो ई पार्ट, इधर लिखो ई डैश बी डैश एफ एंड पी सी एफ। इस साइड वाला लिखो, इसको मत लेना, इसी साइड लिखो, ठीक है। पी सी एफ आपके पास मिला और ई डैश बी डैश एफ मिला, तो इसको भी वैसे ही करना है। पी सी अपॉन ए डैश बी डैश, पी सी अपॉन ए डैश, पी सी अपॉन ए डैश बी डैश एंड सी पी अपॉन बी डैश एफ, ये ठीक है। सुनो, पी सी जी को ए बी, पी सी जितना देख रहे हो वो ए बी है, तो इधर पी सी की जगह ए बी लिखो। फिर ये क्या बन गया? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, देन सी एफ अपॉन सी बी डैश। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, लेफ्ट साइड सेम है तो ए इक्वेट करो इक्वेशन। तो इधर क्या मिलेगा? सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश, ये मिल गया। तो अभी हमें क्या क्या गिवन है देखो। सी बी कितना है? सी बी हमें पता है मैं यू है और वो माइनस लेंगे इस साइड है करके। और दूसरा सी बी डैश कितना है? सी बी डैश बी है। और सी एफ कितना है? सी एफ एफ है फोकल लेंथ, ओके। सी एफ एफ है। फिर नीचे एफ बी डैश कितना है? एफ बी डैश हमें पता नहीं है। एफ बी डैश के लिए हम क्या किया? सी बी डैश माइनस सी एफ ले लेंगे, सी बी डैश फी माइनस एफ लेंगे, फी माइनस एफ ले तो एफ बी डैश मिलेगा, ओके। एफ बी डैश, ओके, दैट इज फी माइनस एफ। ये वैल्यू पुट करो, पुट करने पर क्या मिला? माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन फी माइनस एफ। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस यू वी माइनस यू एफ, माइनस माइनस बिकम प्लस यू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वी, और माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। इस इक्वेशन को सब जगह डिवाइडेड बाई यू वी एफ करो। यू वी एफ इधर यू वी एफ करेगा तो इधर क्या हो जाएगा? यू एंड वी कट होगा तो एफ बचेगा, इधर यू एंड एफ कट हो जाएगा तो 1 अपॉन वी बचेगा, इधर वी एफ कट होगा 1 अपॉन यू बचेगा। तो तब हमें 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू मिलेगा। दिस इज अ थिनलेस फॉर्मूला। इसका सेकंड पार्ट है, और राइट एंगल्ड क्रोम glass prism with a critical angle 41 degree is placed before an object PQ in two positions as shown in figure 1 and 2.
ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज फ्रॉम P एंड Q पासिंग थ्रू द प्रिज्म इन द टू केसेस। तो ये 45 से कम है तो कितना एंगल दिया इधर 41 है, तो ये क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इधर से डायरेक्ट इधर ले लिखो, इधर बना लो, फिर और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर इधर चला जाएगा। सेम ये भी इधर आएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर देखो, इधर से ये इधर चला जाएगा, इधर आ गया, फिर सेकंड ये इधर से ऐसा जाके ऐसा इधर आएगा। और इसमें तो सिंपल है, एक के टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है सीधा इधर, ओके, इधर 2 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे, तो इमेज में उल्टा मिलेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन का और क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर on the axis of this combination has its image coinciding with itself. What is the focal length of lens? तो focal length of lens find out करना है। As the image of this combination coincides with the object itself, the rays from the object after refraction from the lens should fall normally on the plane mirror so that they retrace their path. So the rays from the point object after refraction from the lens must form a parallel beam. Hence, the rays must be originating from the focus. क्योंकि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ आपको पता है वो इनफाइनाइट है। सो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वो इधर ही आएगा इमेज। सेकेंड क्वेश्चन इसका बी पार्ट। नेम द फिनोमेना ऑन व्हिच वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड। What are the necessary condition for this phenomena to occur? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेडियल मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ an optical fiber and show how light propagate through the optical fiber using this phenomena. सिंपल है, अंदर का मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मोर देन आउटर साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कोर, और बाहर का पार्ट को बोलते हैं क्लेडिंग और कोटिंग। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगा, जाके फिर इधर कंटिन्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मल्टीपल, तो ऐसे बाहर है। ये डायग्राम आपको बना के दिखाना है। ओके, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। आपको मैंने बार बार बोलूँगा कि 10 का 10 पेपर पूरा आप लोग रीड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन एंड आंसर का कंप्लीट बुक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ये बुक डाउनलोड करो। कोई भी वीडियो के साथ ये लिंक मिलेगा आपको, और 10 का 10 पेपर आपको करना है। और सारे मिलेंगे 24 आवर्स का मैंने वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन ये 24 आवर्स का नहीं होगा, उससे कम ही होगा। थैंक यू।